हेलो मूवी लवर्स, मेरा नाम है तुषार एंड थंबनेल को देख के और टाइटल को पढ़ के आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि आज हम द रिवेंटर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी की स्टोरी नेक्स्ट लेवल की है और इसी मूवी की वजह से इस मूवी के लीड कैरेक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो को बेस्ट एक्टर का ऑस्कर मिला था। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आइए बात करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक अमेरिकन हंटर ह्यू ग्लास और उसके बेटी होप को देख पाते हैं। ये यहाँ पर शिकार कर रहे होते हैं। ग्लास एक ग्रुप के साथ काम करता है जो जानवरों को मारकर उनकी खालों का सौदा करते हैं। ये सभी अपनी खालों को लेकर जा रहे होते हैं और तभी उन पर कुछ आदिवासी हमला कर देते हैं। आदिवासी ने इन पर हमला इसलिए किया होता है क्योंकि आदिवासियों का जो सरदार होता है उनकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है और इन्हें लगता है कि इन अमेरिकन ने उनकी बेटी को अगवा किया है। ग्लास अपने बेटे को लेकर एक बोट में बैठकर वहां से भाग जाता है। उसके साथ उसके साथी भी होते हैं जिनमें इनके ग्रुप का कैप्टन हेनरी भी होता है। ग्लास इन सभी से कहता है कि अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो हम बहुत जल्द उन आदिवासियों का शिकार बन जाएंगे, इसलिए हमें इस बोट को छोड़ देना चाहिए और जंगल में एक नया रास्ता ढूंढना चाहिए। लेकिन इन्हीं में एक आदमी होता है जिसका नाम जॉन होता है। वो इनको जंगल वाले रास्ते से होकर आगे बढ़ने से मना करता है। ग्लास उसे समझाता है कि जंगल बहुत बड़ा है और जिसमें हम छुपकर आगे बढ़ सकते हैं और अगर हम ऐसे ही पानी वाले रास्ते से होकर आगे बढ़ते रहे तो वह हमें घेर कर मार सकते हैं। लेकिन फिर भी जॉन नहीं मानता। इनका कैप्टन इनसे कहता है कि ग्लास इस जंगल को हम सबसे बेहतर जानता है, इसलिए हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। बाद में सभी इस बोट को छोड़ देते हैं और जंगल वाले रास्ते से होकर आगे बढ़ते हैं। इनका कैप्टन इनसे कहता है कि हमारे पास जो भी खाले हैं उसे पत्थरों के नीचे छुपा दो, क्योंकि इतने सारे सामान को लेकर हम जंगल में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सभी अपनी खालों को छुपा देते हैं और उस बोट को भी खुला छोड़ देते हैं ताकि आदिवासियों को लगे कि वो पानी वाले रास्ते से होकर आगे बढ़ रहे हैं। बचे हुए बाकी के लोग जंगल में अपना सफर शुरू करते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो सभी थक कर एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। ग्लास जंगल में शिकार करने के लिए चला जाता है। उसको वहां पर भालू के दो बच्चे मिलते हैं। वो उन पर निशाना लगाने ही वाला होता है तभी पीछे से एक आवाज आती है। जब ग्लास पीछे मुड़ता है तब वहां पर उन दोनों बच्चों की माँ होती है जो पलक झपकते ही ग्लास पर हमला कर देती है। भालू इस कदर ग्लास पर हमला करता है कि उसे संभलने तक का मौका नहीं मिलता। भालू ग्लास को बहुत जख्मी कर देता है। ग्लास एकदम शांत हो जाता है और मरने की एक्टिंग करता है, जिससे कि वो ग्लास को मरा हुआ समझकर अपने बच्चों के पास चली जाती है। ग्लास बड़ी मुश्किलों से अपनी बंदूक उठाता है, तभी भालू वहां पर फिर से आ जाती है। ग्लास गोली चला देता है, लेकिन गोली लगते ही भालू और एग्रेसिव हो जाती है। वो ग्लास का गला ही चीर देती है। गोली लगने के कारण भालू अब थोड़ी देर रुक जाता है। ग्लास के पास चाकू होती है, वो अपनी चाकू को निकालता है। भालू फिर से ग्लास पर हमला करता है। ग्लास अपनी चाकू से भालू को मारते रहता है, जिसकी वजह से भालू वहीं मर जाता है, लेकिन वो ग्लास के ऊपर गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद ग्लास के साथी उसे ढूंढते हुए आते हैं। वो देखते हैं कि ग्लास तो बहुत जख्मी है। ग्लास के शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं होता जिसे भालू ने चीरा ना हो। कैप्टन एक डॉक्टर होता है, वो ग्लास के शरीर पर टाके लगाने लगता है। यहाँ पर ग्लास को बहुत दर्द हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। कैप्टन इसी बात का फायदा उठाता है और ग्लास के गले पर भी टाके लगा देता है। सभी ग्लास को उठाकर आगे बढ़ते हैं। बाद में ये सभी एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एक अकेले आदमी को भी चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। जॉन कैप्टन से कहता है कि तुम ग्लास पर और हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, तुम्हें ग्लास को इस दर्द से आज़ाद कर देना चाहिए। कैप्टन ग्लास के चेहरे पर एक कपड़ा रखता है और वो उस पर गोली चलाने वाला होता है। ग्लास का बेटा उसे ऐसा करने से मना करता है और अब कैप्टन को भी ग्लास पे दया आ जाती है। वो सभी से कहता है कि जो भी यहाँ पर ग्लास के साथ रुकेगा उसे कंपनी की ओर से $70 दिए जाएंगे। ग्लास का बेटा और एक लड़का जिसका नाम ब्रिजर होता है, वो बिना पैसों के ही ग्लास के साथ रहने के लिए मान जाते हैं। जॉन कहता है कि मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन $70 बहुत कम है। कैप्टन कहता है कि ठीक है, $100। ग्लास का बेटा और ब्रिजर भी अपने पैसे जॉन को देने के लिए मान जाते हैं। बाद में ग्लास के साथी आगे बढ़ जाते हैं और जॉन, ग्लास का बेटा और एक लड़का ब्रिजर ग्लास के साथ ही रुक जाते हैं। अगली सुबह हॉक और ब्रिजर शिकार करने के लिए चले जाते हैं। जॉन ग्लास के पास आता है।
वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत तकलीफ में हो, तुम्हें अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए, तुम्हारी वजह से वो भी खतरे में पड़ सकता है, लेकिन मैं तुम्हें इससे मुक्त कर सकता हूँ। अगर तुम अपनी पलकें झपका दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मरने के लिए तैयार हो। ग्लास बहुत वक्त तक पलकें नहीं झपकाता, लेकिन वो कितने समय तक पलकें नहीं झपकाता। आखिर में वो पलकें झपका देता है और जिसकी वजह से जॉन ग्लास का गला दबाने लगता है। तभी वहाँ पर ग्लास का बेटा आ जाता है, जो जॉन को ऐसा करते हुए रोक देता है। जॉन बहुत गुस्से में होता है, इसलिए वो हॉक को चाकू मार देता है, जिसकी वजह से हॉक वहीं मर जाता है। जॉन हॉक की लाश को उठाकर कहीं दूर फेंक देता है। थोड़ी देर के बाद ब्रिजर शिकार करके लौट आता है। वो जॉन से पूछता है कि हॉक कहाँ है। जॉन कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ होगा। ग्लास ब्रिजर को सब बताने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लास का गला पूरी तरह से चिरा हुआ था, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं बोल पाता। ब्रिजर बाद में सो जाता है। फिर जॉन और एक चाल चलता है। अगली सुबह जॉन ब्रिजर से कहता है कि मैंने कुछ आदिवासियों को नदी किनारे देखा। ये सुनकर ब्रिजर बहुत डर जाता है। जॉन कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। ब्रिजर कहता है कि हॉक अभी तक नहीं आया। जॉन कहता है कि हॉक हमारी जिम्मेदारी नहीं है और हम ग्लास को एक खड्डे में दफना देते हैं। ब्रिजर बहुत मना करता है, लेकिन जॉन ग्लास को जिंदा ही खड्डे में दफना देता है। बाद में ब्रिजर और जॉन वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ग्लास हिम्मत जुटाकर उस खड्डे से बाहर निकलता है और रेंगते हुए अपने बेटे के पास जाता है। वहां जाकर वो बहुत रोता है, क्योंकि वो अपने बेटे की जान को नहीं बचा पाया। वहीं ब्रिजर को भी पता चल जाता है कि जॉन ने उससे झूठ बोला है, वहाँ कोई आदिवासी नहीं थे। लेकिन जॉन उसे समझा देता है कि अगर हम ग्लास के साथ रुकते तो हम भी उसके साथ री यानी आदिवासियों के हाथों मारे जाते। वहीं ग्लास को दिखाया जाता है, जो डिसाइड करता है कि वो किसी तरह से इस जंगल से बाहर निकलेगा और जॉन को मारकर अपने बेटे की मौत का बदला लेगा। ग्लास अपने बेटे की लाश को छोड़कर रेंगते हुए वहां से आगे बढ़ता है। रेंगते रेंगते वो एक पहाड़ी पर पहुंच जाता है, जहां से उसे एक नदी दिखती है। रेंगते हुए वो नदी के पास पहुंच जाता है। ग्लास अपने बोतल में पानी भरकर पानी पीने लगता है, लेकिन ग्लास का गला पूरी तरह से चिरा हुआ था, जिसकी वजह से पानी उसके गले से निकलता है। अब इसे ऐसा लगता है कि अगर उसने अपने गले के जख्मों को ठीक नहीं किया तो वो कुछ भी खा नहीं पाएगा। ग्लास के पास बारूद होता है, जिससे वो अपने गले पर लगाता है। फिर वो आग जलाता है और उस आग को अपने गले पर लगाता है, जिसकी वजह से उसके गले की स्किन आपस में चिपक जाती है। ऐसा करने में ग्लास को बहुत दर्द हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। ग्लास थोड़े दिनों तक वहीं रहता है। एक दिन ग्लास वहाँ पर बैठा होता है और तभी वहाँ पर कुछ आदिवासी आ जाते हैं। वो ग्लास को देख लेते हैं। ग्लास आदिवासी से बचने के लिए पानी में कूद जाता है। नदी का पानी बहुत ठंडा होता है। ग्लास बहते बहते वहाँ से कहीं दूर चला जाता है। ग्लास अब एक जगह पर पहुँचता है। ग्लास देखता है कि उसके जख्म अब सड़ने लगे हैं और उसे बहुत भूख भी लगती है। इसलिए ग्लास एक मछली पकड़ता है और उसे कच्चा ही खाने लगता है। फिर रात हो जाती है। ग्लास देखता है कि उसे थोड़ी दूर पर किसी ने आग जलाई होती है और कोई आदमी वहाँ पर जंगली पेशे का मांस खा रहा होता है। ग्लास उसके सामने लेट जाता है और इशारे से उसे खाना मांगता है। वो आदमी ग्लास के सामने एक मांस का टुकड़ा फेंकता है। ग्लास बिना हिचकिचाहट के वो मांस खाने लगता है, क्योंकि ग्लास ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया होता। फिर वो दोनों साथ में मिलकर जंगली पेशे का मांस खाते हैं। फ्रेंड्स, यही वो आइकॉनिक सीन है जिसकी वजह से लियोनार्डो डिकैप्रियो, जिसने ग्लास का रोल अदा किया था, उसे बेस्ट एक्टर का ऑस्कर मिला था, क्योंकि इस सीन को शूट करने के लिए उसने असली का कच्चा मांस खाया था। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, अगली सुबह वो आदमी ग्लास के जख्मों को देखता है, जो अब और भी ज़्यादा सड़ने लगे थे। ग्लास उसे पूरी बात बताता है कि कैसे बालों ने मुझ पर हमला किया और मेरे साथियों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया और मेरे बेटे को भी मार दिया। इसमें वो आदमी भी कहता है कि मेरे परिवार को भी फ्रेंच शिकारियों ने मार डाला और अब मैं नॉर्थ जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। उस आदमी के पास घोड़ा होता है। वो दोनों घोड़े पर बैठकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब जॉन और ब्रिजर भी फोर्ट तक पहुँच चुके थे। वहाँ जाकर वो दोनों ये झूठ बोलते हैं कि हमने ग्लास को जंगल में कहीं दफना दिया है और हमने हॉक को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें हॉक का कुछ पता नहीं चला। कैप्टन उनके काम के बदले उन्हें पैसे देता है, लेकिन ब्रिजर बिना पैसे लिए ही वहाँ से चला जाता है। ग्लास और वो आदमी जहाँ पर होते हैं वहाँ पर बर्फ का बहुत बड़ा तूफान आता है। ग्लास घोड़े पर से गिर जाता है। वो आदमी ग्लास के रहने के लिए घर बनाता है और ग्लास के जख्मों को ठीक करने लगता है।
अब तूफान पूरी तरह से रुक जाता है और ग्लास बाहर निकलता है। वो आदमी यहाँ पर नहीं होता। वहाँ पर उस आदमी की डेड बॉडी लटकी होती है। थोड़ी आगे बढ़ने पर उसके सामने फ्रेंच शिकारी होते हैं। फ्रेंच शिकारी का जो कैप्टन होता है वो एक लड़की का रेप कर रहा होता है। ग्लास उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। ग्लास अपनी गन और चाकू उस लड़की को देकर घोड़ा लेने के लिए चला जाता है। पीछे से वो लड़की कैप्टन का प्राइवेट पार्ट काट कर वहाँ से भाग जाती है। कैप्टन के जो साथी होते हैं वो ग्लास को देख लेते हैं। ग्लास घोड़ा चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। रात को ग्लास एक जगह पर सो जाता है। अगली सुबह वहाँ पर बहुत सारे आदिवासी आ जाते हैं। ग्लास घोड़े पर बैठकर वहाँ से भाग जाता है। उसके पीछे बहुत सारे आदिवासी होते हैं। ग्लास एक दो आदिवासी को मार डालता है। उसके सामने बहुत बड़ी खाई होती है जहाँ से ग्लास नीचे गिर जाता है। ग्लास का घोड़ा नीचे गिरने की वजह से मारा जाता है, लेकिन ग्लास पेड़ों के सहारे नीचे गिरा था और ग्लास जहाँ पर गिरा था वहाँ पर बर्फ की परत बहुत मोटी थी, जिसकी वजह से खाई से गिरने पर भी ग्लास बच जाता है। फिर एक बार बर्फ का बहुत बड़ा तूफान आता है। ग्लास जानता है कि बर्फ से बचने के लिए अगर उसने कुछ नहीं किया तो ठंड की वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो घोड़े के पेट को चीरता है और सारे आंतों को बाहर निकलकर उसी में सो जाता है। अगली सुबह वो घोड़े के पेट से बाहर निकलता है और अपने कपड़े पहनकर अपने सफर पर आगे बढ़ता है। वहीं फोर्ट पर एक फ्रेंच शिकारी आता है। वो कैप्टन से कहता है कि मेरे एक आदमी को किसी ने मार डाला और बाकियों को भेड़ियों ने मार डाला। मैं किसी तरह से वहाँ से बच के आया हूँ, बस मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। उसके पास एक बोतल होती है। ब्रिजर कहता है कि यह तो वही बोतल है जो मैंने ग्लास के पास रखी थी, शायद वो हॉक हो सकता है। अगली सुबह कैप्टन अपने साथियों के साथ हॉक को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो हॉक को बहुत ढूंढता है लेकिन हॉक उसे नहीं मिलता। लेकिन हॉक को ढूंढते ढूंढते कैप्टन को ग्लास मिल जाता है। कैप्टन समझ जाता है कि जॉन और ब्रिजर ने ग्लास को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था, इसलिए वो ब्रिजर को बंदी बना लेता है। कैप्टन फोर्ट में वापस आता है। वो देखता है कि जॉन उसकी तिजोरी में से सारा पैसा लेकर वहाँ से भाग चुका है। कैप्टन ग्लास के पास आता है। वो कहता है कि जॉन मेरा सारा पैसा लेकर भाग चुका है, मैं उसे जंगल में ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ग्लास कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। कैप्टन उसे बहुत मना करता है। ग्लास कहता है कि मेरे पास मेरे बेटे के अलावा और कुछ नहीं था। जॉन ने मेरे बेटे को मारकर मुझसे सब कुछ छीन लिया। मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं जॉन को मारूंगा। अगली सुबह कैप्टन और ग्लास जॉन को पकड़ने के लिए जंगल में चले जाते हैं। उसके सामने दो रास्ते होते हैं, ग्लास नॉर्थ से और कैप्टन ईस्ट से जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद कैप्टन को जॉन मिल जाता है। फिर ग्लास को गोली चलने की आवाज़ आती है। जब ग्लास वहां पर पहुंचता है तब वहां पर कैप्टन की डेड बॉडी पड़ी होती है, लेकिन जॉन वहां पर नहीं होता। ग्लास कैप्टन की बॉडी को लेकर वापस जा रहा होता है। जॉन दूर से ही ग्लास को देख रहा होता है। वो दूर से ही ग्लास को गोली मार देता है। जॉन ग्लास की बॉडी के पास आता है, लेकिन वो ग्लास की बॉडी नहीं होती बल्कि कैप्टन की बॉडी होती है। दरअसल ग्लास ने कैप्टन की बॉडी को लकड़ी के सहारे घोड़े पर बैठा दिया था और खुद घोड़े पर कैप्टन बन के लेटा हुआ था। जॉन के पास आते ही ग्लास उस पर गोली चला देता है, लेकिन गोली जॉन के हाथ पर लगती है और जॉन वहां से भाग जाता है। ग्लास उसके पीछे जाता है। पीछा करते करते वो दोनों एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां पर उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। फाइट के दौरान जॉन बहुत जख्मी हो जाता है। तभी वहां पर आदिवासी आ जाते हैं। वो किनारे की दूसरी तरफ होते हैं। ग्लास कहता है कि बदला लेना भगवान के हाथों में है, हमारे नहीं, और वो जॉन को पानी में धक्का दे देता है। दूसरी तरफ आदिवासी जॉन को पकड़ लेते हैं और उसे वहीं मार डालते हैं। अब आदिवासी नदी के इस तरफ आने लगते हैं। ग्लास को लगता है कि अब आदिवासी मुझे भी यहाँ पर मार डालेंगे, लेकिन वो ग्लास को कुछ नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। उसके साथ वो लड़की भी होती है जिसकी जान ग्लास ने बचाई थी। वो आदिवासियों के सरदार की बेटी होती है। आदिवासी ग्लास को कुछ नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं और ग्लास अपने बेटी की मौत को याद करते हुए वहीं पड़ा रहता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ज़बरदस्त मूवीज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।